गुड मॉर्निंग सर। हाँ। कैसे हो? ठीक है। ठीक। हाँ जी सर। क्या कुछ तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है सर। आज ये आपका थर्ड है ना शायद इंटरव्यू? यस सर। ओके। तो कौन सी यूनिट का है आज अपना? 11 to 18 है सर। चलिए बताइए सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम ऑफ कॉमर्स? कैरिकुलम एक लैटिन वर्ड है। ये एक इसका मीनिंग ये क्यूरेरे से इसका जो लैटिन वर्ड है क्यूरेरे से लिया गया है। ये इसका अर्थ है एक मार्ग दिखाना। इसका मतलब ये है कि ये एक मार्ग दिखाता है कि जो स्टूडेंट है अपनी जो लक्षित उद्देश्य है उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ओके। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है एक लोकल जगह पे या एक स्पेस पर्टिकुलर स्पेस पे किया जाता है, और ई बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं भी किया जा सकता है। और ई बिजनेस जो होता है उसके अंदर ज्यादा कॉस्ट लगती है बिजनेस के लिए, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसके अंदर कम कॉस्ट लगती है। जो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलायबल होते हैं, और जो ई बिजनेस होते हैं ये कम रिलायबल माने जाते हैं। कॉस्ट कम किस में बताई थी आपने? ट्रेडिशनल के अंदर सर। ट्रेडिशनल के अंदर कॉस्ट कम लगती है? सर उसके कंपेयर में कम लगती है सर। ऑनलाइन के? ओके। बताइएगा, बीयर डिवेंचर क्या होते हैं? बीयर डिवेंचर अनरजिस्टर्ड डिवेंचर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये डिवेंचर होल्डर को एक फिजिकल फॉर्म में पेपर के रूप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये डिलीवरी द्वारा ही डिलीवरी द्वारा ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और जो डिवेंचर होल्डर होता है इनको दिखाकर ही इंटरेस्ट ले सकता है। इनका जो लेक्चर। रिकॉर्ड है। ओके, लेक्चर मेथड के बारे में बताइए। लेक्चर मेथड के अंदर जो टीचर है स्टूडेंट्स को एक ग्रुप के अंदर पढ़ाता है, ये अपनी बात है वो बोलकर बताता है। ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो टीचर है वो काफी जो इंटरेस्टेड एग्जाम्पल डालकर कोई सिचुएशन क्रिएट करके अपनी बात को स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकता है, और इसमें एक साथ कई स्टूडेंट को टीच किया जा सकता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन के जो कारण है वो टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है, डेप्रिसिएट हो जाता है। और ये किसी बाय एक्सीडेंट हो सकता है या और इसके अंदर ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके। व्हाट इज मींट बाय द इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड वो होता है जो एक देश की बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है। ये टू टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। माइनिंग राइट्स का मैन हेड कौन सा रहेगा बैलेंस शीट में? माइनिंग राइट्स ये नॉन करंट असेट्स होती है, और ये फिक्स असेट्स के अंदर इंटेंजिबल हेड के अंदर शो की जाए। वेरी गुड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई है, और ये एमएचआरडी द्वारा जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा प्रेजेंट की गई है। और ये इसके अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर एक न्यू स्ट्रक्चर जो 10+2 स्ट्रक्चर है उसको बदलकर 5+3+3 4 स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है। इसके अंदर 4 स्टेजेस गिवन है: फाउंडेशन स्टेज, प्रीपैक्टरी स्टेज और मिडिल स्टेज। रोल और प्ले मेथड क्या होता है? रोल क्या प्ले सर? मेथड, रोल प्ले मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्लेइंग मैथ रोल प्लेइंग मेथड के अंदर एक स्टूडेंट को वो एक रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट बिहेव करता है। इसके अकॉर्डिंग जो इसके अंदर जो स्टूडेंट होता है वो रोल प्ले करके उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है या उससे रिलेटेड जो वर्क है उसको सीख सकता है। स्टेट द मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये फाइनेंस स्टेटमेंट के दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि उससे हम एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सके, और प्रेजेंट करके इसमें इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस स्टेटमेंट को जिससे जो यूजर होते हैं वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल कर अपने डिसीजन लेने में उनकी हेल्प ले हो जाती है।
व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो वे है उसको अडॉप्ट नहीं करता। ये नॉर्मली जो सामाजिक संबंध होते हैं, मित्रता वगैरह, उनके कारण, धर्म संस्कृति के कारण ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है ये पैदा होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक टेक्निक है। इसके अंदर बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है जिसके अंदर वो अपने थिंकिंग को लगाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। इससे बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो नए उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नए नए विचार उसके मस्तिष्क के अंदर आते हैं। यूटीआई के बारे में बताइए। यूनिट ट्रेड ऑफ इंडिया ये 1964 के अंदर बना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के वे को अडॉप्ट नहीं करता है, और इसके अंदर ये जो मैसेज जो होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल परिवर्तित हो सकती है, मूल सूचना बिल्कुल बदल जाती है। इसका हम ये नहीं पता कर सकते कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे इसको खत्म किया गया है। ओके। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या कुछ सिस्टम है, कोई है रिलेशन? फॉर्मल और ग्रेप वाइन में क्या सर? इनफॉर्मल और ग्रेप वाइन में? ये दोनों सिमिलर ही टर्म है सर। ओके, सेमिनार के बारे में बताइए। सेमिनार के अंदर जो एक टॉपिक के ऊपर जो सेमिनार अटेंड करने वाले होते हैं उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बारे में उनको पेपर वर्क, पहले एक पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जान सके। और आफ्टर इसमें जो टीम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के बाद जो अटेंड करने वाले हैं उनसे क्वेश्चन भी लिए जाते हैं ताकि उनके जो डाउट्स है उनको क्लियर किया जा सके। प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस? प्रोविजन जो है ये ज्ञात दायित्वों के लिए बनाया जाता है, और जो रिजर्व होता है ये बिजनेस की जो अज्ञात हानियों के को कवर करने के लिए बनाया जाता है। रिजर्व तभी बनाया जाता है जब प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के अंदर, और प्रोविजन है चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बिजनेस को ये मेंटेन करना जरूरी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बताइए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक के बीच के रिलेशन को बताता है। इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितने खरीफ की फसलें कब बोई जाती है अपने इंडिया में? मई जून के अंदर सर। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताइए। प्रोजेक्ट मेथड एक ये इसके अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर कंप्यूटर बेस्ड या उसको हम मेथड कह सकते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं या जो इंफॉर्मेशन है हम प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक उसके रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट है या उससे रिलेटेड हम जो डायग्राम है, चार्ट है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिवेन्यू रिजर्व इफेक्टिव और रिवेन्यू रिजर्व कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है? रिवेन्यू रिजर्व जो होता है ये कंपनी की जो या फर्म की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उनसे मेंटेन किया जाता है। कैपिटल रिजर्व जो होता है कंपनी की जो कैपिटल रिवेन्यू होती है, कैपिटल जो गेन होते हैं उनसे बनाया जाता है। जैसे फर्म ने कोई एसेट्स बेच दी तो उससे होने वाले प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में कह सकते हैं, और सेल से रिलेटेड जो इनकम हो रही है वो रिवेन्यू के अंदर आएगी। ओके। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क है? इंटरनल ट्रेड जो होता है सर एक देश की बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये अक्रॉस टू बाउंड्रीज डिफर कंट्रीज के बीच में हो सकता है। और जो इंटरनल ट्रेड होता है इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती, और इसके अंदर काफी चार्जेस लग जाते हैं जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये पे करनी पड़ सकती है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताइएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये डेब्टर द्वारा क्रेडिटर के ऊपर लिखा जाता है। इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने का एक आदेश होता है, और ये लिखित में होता है और ये अनकंडीशनल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड कितने दिन का मिलता है? 3 days का सर। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है?
लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जैसे कोई एक्सपोर्टर है, वो किसी को भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है, तो वो ये जानना चाहता है कि जो आयातक है वो माल का भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो इस चीज के लिए डाउटफुल रहता है। तो इसके लिए वो जो आयातक के बैंक से एक नोट जारी करवा लेता है, लेटर जारी करवा लेता है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इसके थ्रू वो इस चीज के लिए आश्वासित हो जाता है कि मेरा पैसा मुझको टाइम पे मिल जाएगा। व्हाट इज द सोसाइटियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ये फिलिप कोटलर द्वारा दिया गया है, और इसके अंदर ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ हम सोसाइटी को भी ध्यान में रखेंगे। जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्ता पूर्वक बनाया जाएगा और समाज को हार्म ना पहुंचाए, इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाएगा। ओके, व्हाट इज रिबेट? रिबेट को हम छूट के नाम से जानते हैं। ये जैसे कोई हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हम उसके अंदर जैसे मान लो कैश डिस्काउंट ले सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट ले सकते हैं, ये भी एज ए रिबेट है। और इसके अंदर ये होता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हम टाइम से पहले ही अगर उसकी पेमेंट कर देते हैं तब उस टाइम पे भी हम रिबेट ले सकते हैं। ओके, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, ऐसा क्यों? सर इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। क्योंकि अगर हम उनको एडजस्ट नहीं करेंगे ना, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता पाएंगे, और हम इससे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो जान सकते हैं। प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज, क्या होता है ये? प्रोडक्ट को हम बंडल ऑफ यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। जैसे उसका स्टेटस से रिलेटेड यूटिलिटी हो सकती है, सोसाइटल हो सकती है, उसकी पर्सनल यूटिलिटी हो सकती है। तो ये इसलिए हमें काफी टाइप की यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम इसको बंडल ऑफ यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था। ये उपभोक्ता के अधिकारों अब नया को एक्ट कौन सुरक्षित सा कर, है? ये 2019 के अंदर आया सर। चलो जी, थैंक यू बानी। एक आपने जो बताया ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा लगती है, ऑनलाइन में कम लगती है, ये थोड़ा गलत बता दिया आपने, बाकी ठीक है सारा। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो जैसे कि आपने अभी शॉप ओपन ये कर रखा है, कोचिंग सेंटर ओपन जो भी है, इसमें पैसा लगा होगा, ऑनलाइन में नहीं लगता इतना। ऑनलाइन मेरा नहीं है शायद सर ये। जिसका भी है ऑनलाइन, शायद आप ऐसे समझ चुके होंगे कि भाई ऑनलाइन में सर ये कंप्यूटर की लैब वगैरह, वो सिस्टम नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? तो ऑनलाइन में पैसा कम लगता है, ऑफलाइन में ज्यादा लगता है। मोस्टली ओके सर। आपने सारा सही ही बताया है। अच्छी तैयारी है आपकी। कि यूटीआई मैंने सेकंड टाइम पूछा है, जब पहला इंटरव्यू तब भी पूछा था। यूनिट यूनिट ट्रेड नहीं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है? ओके सर। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब खरीफ की फसलें, रबी की फसलें सही था, कुल मिला के ठीक था आपका सारा ही। चलिए, कोई क्वेरी हो तो पानी पूछिएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ पहले तो आपसे। आपने क्या कुछ कर रखा है? एमकॉम कब के पास आउट हो आप? 2019 में कंप्लीट की थी सर मैंने। 2019 में? 19 में कंप्लीट। बीएड? 2022 में सर। ओके, एचटेट? 2022 में ही हुआ सर दिसंबर। ओके, कहीं आपने पढ़ाया है? वैसे तो सर मैंने एक कोचिंग सेंटर पे पढ़ाया था बीकॉम के बच्चों को। क्या सब्जेक्ट पढ़ाया था? सर उस टाइम मैंने टैक्स पढ़ाया था और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स करवाई थी सर। अच्छा जी, टैक्स की स्लैब बताइए, क्या कुछ चल रही है आजकल? अभी ध्यान नहीं है सर। हाँ, वैसे ये मत इसलिए बोलना। मैं बता। तो ये मत बोलना इंटरव्यू में। हाँ ये मैं, आपने जब पूछा था मैंने तब भी नहीं बताया। हाँ, ये मत बोलना। आप ये बोलना कि सर 2022 में मेरा एचटेट था। हाँ सर। इसके बाद क्या कर रहे हो आप? एक तो एकेडमी में पढ़ाया था, वो पॉइंट छोड़ दो और बताओ क्या किया। मैंने पहले से ही सोच रखा सर, ये नहीं बताना। उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि सर उसके बाद मेरे आगे ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मैंने पाने के लिए अपनी जो स्टडी है वो आगे कंटिन्यू रखी है। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए बानी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन है सर, मैं पेज भूलाई, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी तब चलो, पूछूंगी सर, या मैं आपको कर दूंगी सर। मैसेज कर देना चाहिए, ठीक है बानी। थैंक यू। अच्छा था ठीक है, इंटरव्यू थैंक यू आपका, सर। ठीक है, अच्छा कंटेंट आपने याद कर रखा है।
ऑल द बेस्ट। कंटेंट या कई बंदों को देखकर मैं ना थोड़ी सी, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना सर, मैं थोड़ी नर्वस हो जाती अरे हूँ। चिंता ना करो, 16 तारीख को जो भी बंदे आएंगे वो सारे आपकी एज ग्रुप के होंगे। एज के हिसाब से इंटरव्यू ले रहे हैं, जो सबसे बड़े थे उनका 8 का हुआ, उससे छोटे का 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का। 16 को बिल्कुल फ्रेश बंदे आएंगे। अच्छा सर। हाँ आपकी एज के मिलेंगे सारे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस वाला आप बोल रहे हो ना, मेरे को उस दिन भी याद था और आज भी इसको डेट वगैरह सब याद थी इसकी, लेकिन मैं एकदम से पता नहीं सर, यहाँ भी कुछ काम वगैरह चल रहा है, अच्छे से मैं सुन नहीं पाती हूँ, कई बार ये प्रॉब्लम चलो हो जाती है सर। कोई बात नहीं, एक डेमो रेडी रखना कोई भी टॉपिक का, ठीक है? अगली क्लास में डेमो लेंगे आपका। ओके। ठीक है सर। बोर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो एक वाइट चार्ट ले आना, उसको स्टेपल कर लेना या टेप से लगा देना दीवार पे, और पेन से लिख देना, ठीक है? ठीक है सर। चलो वानी, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। ओके जी, बेस्ट ऑफ। ओके।